हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? और आज जो आपके सामने लाए हैं हम लोग नेशनल मूवमेंट, आजादी का एक ऐसा पहलू जिसकी शुरुआत कैसे हुई, और इस सब को जानने के लिए हम लोग बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। और टॉपिक का नाम आपने देख ही लिया होगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट में कैसे स्वतंत्रता जो संग्राम लड़ने वाले लोग थे, जैसे हम लोग ने पढ़ा था कि भाई 1857 की क्रांति हुई। 1857 की जो क्रांति हुई बच्चों, तो उसमें इतने सारे अलग अलग मूवमेंट आए, बट यूनिटी नहीं मिल पाई। अब यहाँ पे बात आ रही है यूनिटी कि कैसे लोगों के बीच में यूनिटी आई, और लोगों ने कैसे मिलजुल कर सभाएं करी, आंदोलन करी। और कुछ ऐसे भी मूवमेंट आए जिसकी वजह से अंग्रेजों के भी पैर उखड़ रहे थे। जापानियों का युद्ध भी हो रहा था। जापानियों ने बहुत सारी अलग अलग जगहों को कब्जे से मुक्त करा दिया था अंग्रेजों को। और कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनकी वजह से अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। बट कहते हैं ना कि जाते जाते बहुत सारे ऐसे उन्होंने नासूर वाले दाग दे दिए हैं जो कभी जिंदगी में ठीक नहीं हो पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट। जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इसको अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे, इसको अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन देखिए। आप आईएएस देखिए, पीसीएस देखिए, एसएससी, सीजीएल, सभी को कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो पूछने होते हैं आजकल, वो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछते हैं। अब मॉडर्न हिस्ट्री वो पार्ट है बच्चों, वो पार्ट है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इसकी हम लोग तैयारी करते हैं कि नेशनल मूवमेंट में अंग्रेजों को किस तरह से भगाया गया, अंग्रेजों को किस तरह से विवश किया गया, और अंग्रेजों को किस तरह से उनके पैर उखड़ गए। चारों तरफ कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के तहत गांधी जी का भी बहुत योगदान रहा, हमारे क्रांतिकारियों का भी बहुत योगदान रहा। बहुत ही ऐसे हिडन मूवमेंट थे जिसमें सुभाष चंद्र बोस का भी बहुत योगदान रहा। बट बच्चों कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं, बहुत सारी देखने को नहीं मिलती हैं। बट क्या भारत में सभी रहने वाले, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, बहुत सारे ऐसे लोग थे। ईसाइयों का नाम तो नहीं लेंगे क्योंकि खुद ही अंग्रेज थे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन तीन लोगों ने बहुत साथ दिया, ठीक है। और बहुत कहीं ना कहीं भारत को आजाद कराने में सबसे बड़े हाथ क्रांतिकारियों का, जो साधारण लोग थे, बट वो साधारण नहीं थे। चाहे वो खुदीराम बोस हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे भगत सिंह हो, ऐसे बहुत सारे लोगों ने, ऐसे बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं परेशान कर दिया अंग्रेजों को, और अंग्रेजों के पैर उखड़ गए। चलिए आगे बताते हैं कुछ और मूवमेंट। तो जल्दी से नोट कर लीजिए सारे बच्चों कि आज का टॉपिक क्या रहेगा। इंडियन हिस्ट्री टाइमलाइन 1857 से 1947 तक जो भी रिकॉर्ड रहे हैं, उन सारे रिकॉर्डों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो फटाफट यहाँ पर लिख लीजिएगा टॉपिक क्या रहेगा आज।
चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीजें आपने देखी यहाँ पर। नेशनल मूवमेंट इन फेसेस को हम लोग देखते हैं कि भाई 1857 की जब क्रांति हो गई, 1857 की क्रांति के बाद अगर हम देखें तो कंपनी का शासन, क्राउन सिस्टम लागू हो गया। और क्राउन सिस्टम जब लागू हो गया ना बच्चों, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अगर इंग्लैंड से भी शासन किया जा रहा था तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। देखिए, सबसे बड़ी बात थी, बहुत से बाहरी लोग आए, बहुत से बाहरी लोग आए, चाहे वो आर्यंस हो, उन्होंने अपनी भारतीयता अपनाई। मुगल पीरियड में भी बहुत सारे लोग आए, उन्होंने अपनी भारतीयता अपनाई, भारत को अपना समझा, यहीं पे बसे। पर अंग्रेजों में आपने कभी भी नहीं देखा होगा 200 साल के शासन में कि कहीं भी उन्होंने भारत को अपनाने की कोशिश करी हो, भारत की संस्कृति को अपनाने की कोशिश करी हो। कहीं ना कहीं ये भी एक कट्टर विचारों वाले थे कि अपनी अंग्रेजी स्वायत्ता को लादने के बारे में सोच रहे थे। और पहले भी मैंने बताया था 1857 की क्रांति का एक रीजन और भी था कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी मिशनरीज थी जो भारत में घूम घूम के प्रचार कर रही थी, बाइबल बांट रही थी और लोगों के कन्वर्जन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रही थी। रीजन ये भी था बच्चों। अब इस रीजन को अगर समझते हैं तो ये रीजन ही एक ऐसा था, जैसा कि बहुत सारे ऐसे कट्टर लोग हैं कि रहे कहीं भी बट वो अपनी कम्युनिटी को छोड़कर भारतीयता अपनाना नहीं चाहते, भारतीयता अपनाना नहीं चाहते। ऐसे ही अंग्रेज थे। अंग्रेज भी जब भी कोई हिंदुस्तानी बोलता था भारत माता की जय, तो सबसे ज्यादा उनका मुंह टेढ़ा हो जाता था। आपने कई मूवी में देखा होगा, कई बुक्स में पढ़ा होगा, भारत माता की जय करते हुए कितने क्रांतिकारियों ने जान दे दी, अंग्रेजों ने मार मार के उनकी जान ले ली। आज भी बहुत सारी ऐसी लोग हैं जो भारतीयता अपनाना नहीं चाहते। तो ऐसे ही मूवमेंट को यहाँ पर हम देखते हुए चलते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, भारत की अगर हम यहाँ पे बात करें तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना देश में एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने तथा ब्रिटिश सरकार के सुरक्षा कपाट के रूप में हुआ। देखो, मैंने फिर बोला ना कि जब कंपनी का शासन खत्म कर दिया, क्राउन शासन स्टार्ट हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने देखा कि कोई एक ऐसी पार्टी बना दी जाए जिसमें जो भारत के नेता हैं उसमें बंधे। अब भारत के नेता उसमें बंधे और कहीं ना कहीं अंग्रेजों की कुछ पॉलिसीज को आगे बढ़ाएं। इसीलिए कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कांग्रेस की स्थापना देश में एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व, जो आंदोलन से नेतृत्व करने के लिए ब्रिटिश सरकार की सुरक्षा का पार्ट, मतलब सिक्योरिटी सिस्टम लागू हो जाए कि भाई ब्रिटिश सरकार को कुछ ना हो, आंदोलन हो तो देखते रहे। स्थापना कब हुई कांग्रेस की? 28 दिसंबर 1885। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उनका नाम हम लोग कई बार बोलते हैं ए ओ ह्यूम, पर उनका पूरा नाम क्या है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ए ओ ह्यूम जो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। बहुत ही खूबसूरत शहर है। स्थान जहां पे ये पहली बार पार्टी बनी, कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस खुद देख रहे हैं आप, एक अंग्रेजों का ही एक सिक्योरिटी सिस्टम था, बट आज भी कांग्रेस है। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृति विद्यालय में, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृति विद्यालय में इसकी स्थापना हुई। और उस समय जो वायसराय थे, वायसराय, देखिए नाम से ही पता चला, वायस और राय दो शब्द हैं। कंपनी का शासन खत्म, ठीक है, जो भी लॉर्ड वगैरह थे उनका शासन खत्म। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, एक वायसराय की जो ब्रिटिश संसद की बात को भारत में पहुंचाए। दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस,
आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईएनसी नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार आईएनसी आएगा या एमएल आएगा तो हम लोग बता ना पाए, तो ऐसा ना समझना कि यार ये क्या हो गया। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, एमएल मतलब मुस्लिम लीग। तो यहाँ पे इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। की स्थापना एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं, स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं, इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा। और जहां पे ये स्थापना हुई वो मुंबई का एक स्कूल था, गोकुल दास। वायसराय उस समय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस में प्रथम क्या हुआ, मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज थी जो फर्स्ट टाइम वहां पे रिक्रूटमेंट टाइप की हुई। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। क्या नाम था बच्चों? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी थे प्रथम यूरोपियन जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो जॉर्ज यूले थे। यूरोपियन मतलब जो अंग्रेजी थे, वो कौन थे? जो प्रेसिडेंट के रूप में अध्यक्षता करी थी वो थे जॉर्ज यूले। और प्रथम वो महिला कौन थी जो शामिल हुई कांग्रेस में, अधिवेशन को संबोधित किया? तो वो थी कादम्बनी गांगुली। कादम्बनी गांगुली थी, ध्यान रखिएगा, कादम्बनी गांगुली। प्रथम यूरोपियन महिला तथा महिला थे जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो एनी बेसेंट का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना होगा, एनी बेसेंट। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहाँ पर पढ़नी है। जिस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया, जिस अधिवेशन पहली बार गाया गया वो 1896 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में था। वंदे मातरम नाम सुना ही होगा, किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। बंगाल विभाजन के समय में भी हमार सोनार सुना होगा आपने। ठीक है, इस अधिवेशन में अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी ने स्वयं इसे गाया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, वही चीज इंग्लिश में है। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृति कॉलेज। देखिए मैंने अभी बोला था ना कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई है, ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जितनी भी पॉलिटिकल संस्थाएं थी भारत में, उनको कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज करना, किसी तरह का दखल ना हो पाए, जिसकी वजह से स्टैब्लिश किया गया कहाँ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृति कॉलेज, बॉम्बे, 1885। अभी जस्ट आपने वही चीज हिंदी में पढ़ी है, वही चीज इंग्लिश में है। ड्यूरिंग द रूल ऑफ लॉर्ड डफरिन, उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन थे, लॉर्ड डफरिन। ही टर्म कांग्रेस एज अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। ठीक है, 72 डेलीगेट्स इन द फर्स्ट सेशन, पहली बार जो सेशन स्टार्ट हुआ उसमें 72 डेलीगेट्स थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट। डब्ल्यू.सी. बनर्जी कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। एयू सेफ्टली वॉल्व थ्योरी कंट्रोवर्सियल। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, वही चीज आपने हिंदी में पढ़ी, वही चीज आपने इंग्लिश में देखी है। ठीक है, कोई अंतर नहीं है, आप इसे नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अर्ली डिमांड, शुरुआती जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो डिमांड क्या थी भाई? इन डिमांड्स को भी यहाँ पे देख लेते हैं। रिफॉर्म्स इन द काउंसिल, समिति बनाई जाए। सेपरेशन ऑफ जुडिशियल विद एग्जीक्यूटिव। द वांटेड मोर फंड फॉर टेक्निकल एजुकेशन टू प्रमोट इंडियन इंडस्ट्रीज। हायर जॉब इन द आर्मी फॉर द इंडियन, मतलब जो इनकी अंग्रेजी सेना थी 1885 से पहले आपने देखा था क्रांति तो हुई थी, पर ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज लोग कंट्रोल भी कर रहे थे, तो भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा आर्मी में भर्ती किया जाए।
लेजर बजट फॉर डिफेंस, टू पुट एन इन द यूनिफेयर tariff and excise duty imposed on Indian merchant। तो जो भारतीय व्यापारी थे, टैरिफ जैसा वर्ड तो आपने सुना ही होगा, जो लेन देन का आयात निर्यात का कोई टैक्स होता है जो एक देश दूसरे देश पे लगाता है और दूसरा देश पहले वाले देश पे अपने सामान को बेचने के समय देखता है क्या लगेगा, जो सामान वहां पे जाएगा। ड्रेन ऑफ वेल्थ शुड बी स्टॉप्ड, पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडियन बाई दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। आगे देखते हैं, टू पैसेशन ऑफ कांग्रेस moderate, they were constitutionalist in their approach। 3 पॉइंट थे, पेटिशन, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट। आप पेटिशन जैसा वर्ड सुनते होंगे कि भाई कोई भी पेटिशन दे सकता है अपनी, प्रेयर होगी एंड प्रोटेस्ट का अधिकार होगा। डब्ल्यू से बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और बदरुद्दीन तैयब जी, ये कांग्रेस में मेन अध्यक्षता के तौर पे आए, जैसा कि आपने अभी पिछली पेज में पढ़ा था। एक्सट्रीमिटीज, radical in character, they did not have any faith in British sense of justice, demand of Swaraj। तो भाई कहीं ना कहीं they did not have any faith the British sense of justice, जो ब्रिटिश जस्टिस था उस पर कहीं ना कहीं लोगों का ज्यादा विश्वास नहीं था और स्वराज की डिमांड करी गई। स्वराज 1929 ढाका सुना होगा, स्वराज की डिमांड करी गई थी। मेथड लाइक ऑर्गेनाइजेशन, रैलीज एंड मार्च, हंगर स्ट्राइक, इंडस्ट्रियल स्ट्राइक, ईटीसी, जिसमें कहीं ना कहीं अगर आप देखते होंगे नरम दल और गरम दल के बारे में कभी सुना होगा, जिसमें हम लोग बोलते थे बाल, पाल और लाल। तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल, जिनको आप आराम से, बहुत ही आराम से याद कर सकते हो, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, चीजें आपको इंग्लिश में भी समझा देंगे, हिंदी में समझा देंगे, बस फटाफट इन चीजों को नोट डाउन करते रहिए और चीजों को समझते रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जल्दी से नोट करते रहिएगा और पढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने बात करी थी भाई दो दल, जिसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की विचारधारा ऐसी बन गई जिससे कुछ लोगों ने कांग्रेस से दूरी बनाने का निर्णय कर लिया। अब ये कांग्रेस जब टूटी, जब कांग्रेस टूटी तो उसमें दो अलग अलग दल हो गए, क्योंकि जो एक दूसरे से विचारों से सहमत नहीं थे। जिसमें अगर हम बात करें नरमपंथी, जिसमें दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद मोहन बसु, ठीक है, दीनशाही वाचा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त और रास बिहारी घोष, मनमोहन घोष। और गरम दल के कौन थे, अभी मैंने बताया था, बाल, पाल, लाल। तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, इन तीनों को सम्मिलित रूप से लाल बाल पाल कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी रहा, आप इसको देख सकते हैं। कांग्रेस की कुछ विचारधाराओं से विचलित थे और जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को एक अलग कर लिया था, जो एक दूसरे के थोड़े बहुत विरोधी होते थे, कुछ नरम दल के थे, कुछ गरम दल के थे। ठीक है, अंग्रेजों को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट नहीं करते थे किसी कारणवश, जो वो थे गरम दल के नेता। अब आगे देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो 1905 में अगर हम देखें, 1905 में बंगाल विभाजन दिख रहा है। बंगाल विभाजन, इसका मेन उद्देश्य क्या था? देखा कि भाई अंग्रेजों ने कि कोई भी आंदोलन हो रहा है, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, बट देखा कि इनका जो धर्म है वो अलग अलग है।
और कहीं ना कहीं कुछ मुस्लिम में भी बहुत कट्टरता है, कुछ हिंदुओं में भी कट्टरता है। इस कट्टरता को देख के उन्होंने लड़वाने की सोची कि चलो लड़ा दिया जाए। काफी सारे अच्छे लोग भी थे, बट कहीं ना कहीं जो कट्टरता है उसको अंग्रेजों ने एक औजार बनाया। और आज भी कई सारे लोग हैं, आज की परिस्थितियों में कोई चेंजेस नहीं है। अगर आप देखें, चाहे वो पहलगाम अटैक हो, कश्मीर की बात करी जाए, तो आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदू और मुस्लिम में जो 75-75% अच्छे लोग हैं, उनको भी बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो गलत है वो गलत है। 3 दिसंबर 1903 विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया। मैंने क्या बोला? ब्रिटिश संसद, क्योंकि जो ब्रिटिश क्राउन के कब्जे में था, किसके कब्जे में था? ब्रिटिश क्राउन के कब्जे में था। वायसराय कौन था इंडिया में? लॉर्ड कर्जन था। और लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया और 3 दिसंबर 1900 विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया। 19 जुलाई 1905 जनता के सामने प्रस्ताव रखा गया और 20 जुलाई 1905 समाचार पत्र विभाजन की घोषणा भी प्रकाशित हो गई। बंगाल विभाजन के अवसर पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर अमार सोनार बांग्ला लिखा, जो आज भी बांग्लादेश का एक राष्ट्रीय गान है। ठीक है, यह गीत अब भी बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय गान नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही सुंदर फैक्ट के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट के लिए। बंगाल विभाजन की जो घोषणा के पश्चात मुसलमानों का एक शिष्टमंडल, जिसमें 36 लोग थे, बंगाल विभाजन की घोषणा के पश्चात, ठीक है, एक शिष्टमंडल जिसमें 36 लोग शामिल थे, जिसका नेतृत्व, जिसका संचालन आगा खां कर रहे थे। और 1 अक्टूबर 1906 को 1 अक्टूबर 1906 को 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला और एक मुस्लिम लीग की स्थापना करी। आगा खां का भी नाम देखिए आ रहा है, और बहुत लोग मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लगा देते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी, तो मोहम्मद अली जिन्ना। बट मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए। सोचिए, 1906 1913। पर ये बंदा भी बहुत होशियार था और कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग का ऐसा फायदा उठाया और एक बड़ा नेता बन के उभरा, जिसने कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान का बंटवारा करने में अहम किरदार निभाया। हालांकि पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद पाकिस्तान का सुख नहीं भोग पाया, क्योंकि इसे क्षय रोग था और कुछ समय के बाद ही इसकी मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भाई, अगर इसको अंदाजा भी होता कि मेरी मृत्यु इतनी जल्दी हो जाएगी, तो शायद वो भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं करता। अगस्त में बंटवारा हुआ, 14 अगस्त 1947, और माना जाता है अक्टूबर नवंबर के आसपास इसकी मृत्यु हो गई। तो जिसके कारण ये लड़ते रहे, उसका न ये सुख भोग पाए न कुछ कर पाए। 1907 सूरत रास बिहारी घोष कांग्रेस का विभाजन हो गया था। मैंने पहले ही बताया था ना, गरम दल और नरम दल। और गरम दल में नरम दल में कौन थे मैंने बताया, ठीक है, क्योंकि कुछ सहमत थे कुछ असहमत थे। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया। बंगाल विभाजन रद्द हो गया। कई कारण थे इसके, बंगाल विभाजन के रद्द होने के कारण। कई लड़ाइयां हो रही थी,
कई सारी चीजें हो रही थी। उसी समय भारत में प्रवेश होने वाला था किसका? मोहनदास करमचंद गांधी का। मोहनदास करमचंद गांधी की एंट्री के बाद कहीं ना कहीं भारत के सोचने का नजरिया और एक ऐसा नेता मिल गया जिसने भारत में कई सारे चेंजेस और आंदोलनों की शुरुआत करी। तो चलिए देखते हैं कौन था, किसके कारण चीजें चेंज हुई, क्या क्या चेंज हुआ। पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो अभी आपने देखा, इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी हम लोग देख लेते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो 1905 अभी हम लोगों ने बताया था, लॉर्ड कर्जन टू अंडरमाइन द ग्रोइंग नेशनलिज्म इन बंगाल एंड अदर पार्ट ऑफ इंडिया। After the partition, the two provinces would the Bengal, including modern West Bengal, Odisha and Bihar, and Eastern Bengal and Assam. बंगाल हिंदू मेजोरिटी और ईस्टर्न बंगाल में मुस्लिम मेजोरिटी। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाने की कोशिश करी, क्योंकि एक क्षेत्र में हिंदुओं का वर्चस्व था, एक क्षेत्र में मुसलमानों का वर्चस्व था। बंटवारा करने का क्या फायदा मिलेगा? ये आपने 1947 में देखा होगा कि जब कई सारे लोग पाकिस्तान से लौट के भारत आए, उनके साथ क्या तांडव हुआ। कई सारे लोग यहाँ से पाकिस्तान गए, जिनके साथ क्या तांडव हुआ आपने देखा होगा, सुना होगा जरूर। ठीक है, बंगाल का एरिया क्या था? 1905 से 11, क्योंकि 11 में तो रद्द हो गया था बंगाल विभाजन। ठीक है, जिसको बाद में बहुत चीजें देखने के बाद इंदिरा गांधी के समय में अच्छे से विभाजन हुआ। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको हिंदी में भी हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पब्लिक रिस्पॉन्स क्या मिला? बंगाली मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, स्वदेशी मूवमेंट एंड बाइकॉट मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट रखा गया और बाइकॉट मूवमेंट मतलब जो अंग्रेजी विदेशी चीजें हैं उनको मत अपनाओ, स्वदेशी ही अपनाओ। अपना चरखा काटो, अपना कपड़ा बनाओ, अपना कपड़ा बना के खुद पहनो। अंग्रेजों के द्वारा बेचा जाने वाला कोई भी सामान भारत नहीं खरीदेगा, भारतवासी नहीं खरीदेंगे। गांधीयन मूवमेंट, गांधीयन मूवमेंट, तिलक कॉल्ड बाल गंगाधर तिलक दिस मूवमेंट बहिष्कार योगा, कि भाई विदेशी चीजों का बहिष्कार करो। फोकस ऑन सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ हेल्प एंड सेल्फ रिलायंस, मतलब अपने आप अपना काम करो, किसी की सहायता, अंग्रेजों की कतई सहायता मत लो, स्वदेशी अपनाओ और विदेशी जलाओ। विदेशी कपड़ों की होली भी खेली गई, जला दिए गए उन्हें। अमार सोनार बांग्ला बाई रविन्द्रनाथ टैगोर, जो एक राष्ट्रगान बांग्लादेश में अपनाया गया था बाद में, वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा था, अमार सोनार बांग्ला। द पार्टीशन वॉज एनवर्ड इन 1911 बाई लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रद्द हो गया। बिहार एंड ओडिशा प्रोविंस वॉज कर्व आउट ऑफ बंगाल। द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज मूव टू दिल्ली फ्रॉम कलकत्ता इन 1911। ठीक है, कलकत्ता से दिल्ली की तरफ मूव कर दिया गया, क्योंकि विभाजन की वजह से चीजें चेंज हुई। ठीक है, आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग, मैंने अभी बताया था कि भाई एक तरफ बंगाल विभाजन और एक तरफ कांग्रेस का पार्टीशन हो रहा था, दूसरी तरफ कुछ अपनी ही खिचड़ी पका रहे थे कि यार हम मिक्स एक साथ नहीं रहेंगे, हमें अलग रहना है। और इस अलग रहने की वजह से ही मुस्लिम लीग की स्टार्टिंग हुई। 30 दिसंबर, डेट जरूर ध्यान रखिएगा, ऑन 30 दिसंबर 1906 फाउंडेड इन ढाका।
जो बंगाल का पार्ट है। ढाका 1906, इट वॉज द फर्स्ट मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया। ये पहली पार्टी इंडिया में बनी जिसका नाम था मुस्लिम लीग। ठीक है, 30 दिसंबर 1906। लोकेशन ढाका। द फाउंडर ऑफ द मुस्लिम लीग वेयर ख्वाजा सलीमुल्लाह। ख्वाजा सलीमुल्लाह, अभी आपने देखा होगा बंगाल में बहुत ज्यादा हिंसा हुई, तो वहां पे कई बार ख्वाजा सलीमुल्लाह, विकारुल मुल्क, इनके नाम भी सुनने को मिले होंगे। सर सैयद अहमद खान, ठीक है, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1886। द नेम was proposed by नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह बहादुर। फर्स्ट प्रेसिडेंट सुल्तान मोहम्मद शाह, जिनको हम आगा खां के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आगा खां ही मुस्लिम लीग का एक संचालन कर रहे थे, एक कमेटी बनाई थी, एक पार्टी बनके उसको सामने रखा था। और मैंने अभी बोला कि 1913 के आसपास मोहम्मद अली जिन्ना इस पार्टी में शामिल हुए। टू क्रिएट among Muslim the feeling of loyalty toward the British government, इसको क्रिएट ही किया गया था इसलिए कि जो मुस्लिम अंग्रेजों के लिए बहुत ही ज्यादा ईमानदार थे वो कहीं ना कहीं पार्टी में शामिल हो। मुस्लिमों को भी अंग्रेजों से तोड़ने के लिए ये सब पार्टियां बनाई गई। पहले भी था, आज भी है, चीजें बदली नहीं है, बस थोड़ी सी चीजें देखने वाली है। अब आता है सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट क्या है? 1905 एट द बनारस सेशन moderate extremist difference came into light. Extremists wanted the session to be held at Nagpur. नागपुर संतरे के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। But moderates deliberately organized the session at Surat to exclude Tilak from presidency. बाल गंगाधर तिलक, तिलक जब भी आए बाल गंगाधर तिलक समझिएगा। डॉक्टर रास बिहारी घोष एज द प्रेसिडेंट, रास बिहारी घोष इसके प्रेसिडेंट बने। एक्सट्रीमिस्ट लेफ्ट द कांग्रेस, वही समय है जब नरम दल गरम दल अलग हो रहे थे, कांग्रेस टूट रही थी, उस समय की बात कर रहे हैं। रास बिहारी घोष जिनकी पिक लगी हुई है, देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेशनल मूवमेंट का सेकंड सेशन देखते हैं, जब कहीं ना कहीं गांधी जी भारत आ चुके थे और भारत में क्या चेंजेस हुए थे उनके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, आल्सो नोन एज मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म। अब यहाँ पे तो मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म लिखा है, मांटे में जो मॉर्ले मिंटो सुधार आपने सुना होगा, मॉर्ले मिंटो सुधार आपने सुना होगा, उसी की बात कर रहे हैं। द सीट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंटर एंड द प्रोविनेंस इंक्रीज। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम 16 to 60 मेंबर्स। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी उसमें 16 से लेकर 60 मेंबर होने चाहिए। इंडियंस वेर अलाउड द इंपीरियल लेजिस्लेटिव Council for the first time. Proposed separate electorates from the Muslims. Satyendra P. Srinivas appointed as the first Indian in the Victory Executive Council, Law Minister. ठीक है। लॉर्ड मिंटो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। अगर कभी भी आ जाए फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया कौन थे, तो ये थे लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो
मार्ले मिंटो सुधार, कभी भी आपने हिंदी में पढ़ा होगा तो मार्ले मिंटो सुधार, एक कैंडिडेट और एक उनके वकील की कहानी है, किसने क्या किया। तो ये चीज देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। अब ये होम रूल क्या है, होम रूल लीग मूवमेंट 1915, इसको भी हम हिंदी में समझा देंगे। बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट, कांग्रेस की जो अंग्रेजी महिला अध्यक्ष थी और बाल गंगाधर तिलक, aim was to achieve home rule or dominion status for India under the British Empire along the lines of countries like Canada and Australia. ठीक है। तिलक launched the Indian Home Rule League April 1962 at Belgaum. एनी बेसेंट जो कांग्रेस की एक अध्यक्षता थी, एनी बेसेंट लॉन्च द होम रूल लीग इन सितंबर 1960, ये अप्रैल में हुआ था और ये सितंबर में। मद्रास, इन्होंने मद्रास में लागू किया था, उन्होंने बेलगाम। टू प्रमोट पॉलिटिकल एजुकेशन, टू क्रिएट पब्लिक ओपिनियन। देखो, बहुत सारी ऐसी क्रांतियां हो चुकी थी जिसमें यूनिटी नहीं आई थी, तो अब पब्लिक सपोर्ट की भी जरूरत थी, पब्लिक सामने आए, क्योंकि उस समय ना कोई मोबाइल था, ना व्हाट्सएप था, ना इंस्टाग्राम था, कुछ ऐसी नहीं थी। बट धीरे धीरे कुछ छोटे मोटे आंदोलन, छोटी मोटी चीजें करके कहीं ना कहीं पब्लिक को एक साथ एकत्र करने की कोशिश की जा रही थी। आगे बढ़ते हैं फटाफट। 1914 की हम लोग बात कर ही रहे थे। 1914 में प्रथम जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, 1914 से 18 तक जो चला था, गांधी जी चाहते थे कि चलो ठीक है, अंग्रेजों का साथ मिल जाए, और अंग्रेजों के साथ की वजह से उन्होंने कई सारे भारतीयों से कहा कि भाई आप किसी तरह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी सपोर्ट करो, ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं अंग्रेजों को फायदा मिले। गांधी जी का भारत आगमन हुआ, गांधी जी का भारत आगमन हुआ 1915 में। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, और गांधी जी के आते ही कई जगह आंदोलन भी स्टार्ट हो गए, जिसमें अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था 1918। चंपारण सत्याग्रह के बाद, चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से मिले और उनकी समस्या को समझा। प्लेग की समस्या चल रही थी, प्लेग मतलब एक बीमारी होती है चूहे से फैलने वाली। उस बीमारी के बाद भी लोगों को टैक्स देना पड़ रहा था। इस टैक्स से निपटने के लिए कहीं ना कहीं यह एक पर्टिकुलर अहमदा मिल मजदूर आंदोलन चल रहा था। अब इस आंदोलन की अगर बात करें तो अंग्रेज लोग यहाँ पे बहुत परेशान कर रहे थे, जिसके लिए गांधी जी को बीच में आना पड़ा। चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में गांधी जी अहमदाबाद की कपड़ा मिल मजदूरों में पहुंचे। तो देखिए वहां पे सूरत में आज भी बहुत भी कपड़े की फैक्ट्रियां हैं। लखनऊ सेशन 1916, अभी बोले बोला था लखनऊ सेशन, हिस्टोरिक सेशन ड्यू टू टू रीजंस, readmission to extremists into the Congress and Lucknow pact between INC, Indian National Congress and Muslim League. AC Majumdar was the president. अब गांधी जी इन इंडिया, गांधी जी भी आ चुके थे। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड 9 जनवरी 1915। प्रवासी भारतीय दिवस इसी दिन मनाया जाता है जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे। कुछ अंग्रेजों ने इनका बहिष्कार किया और ट्रेन से धक्के मार के गिरा दिया था। कहीं ना कहीं कुछ लोग बोलते हैं कि अंग्रेजों से मुक्त करने के लिए गांधी जी ने यहीं से कसम भी खाई थी। आगे देखते हैं इनके क्या मूवमेंट रहे, क्या चीजें रही। इंपॉर्टेंट इंसिडेंट ऑफ गांधीयन लाइफ, तो भाई चंपारण सत्याग्रह 1970, द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राजकुमार शुक्ला रिक्वेस्ट गांधी जी, सिनकथिया सिस्टम, इंडिगो कल्टीवेशन, गवर्नमेंट फॉर्म एंड कमेटी, गांधी जी वाज आल्सो मेंबर, गवर्नमेंट एग्रीड द एबॉलिश द सिनकथिया सिस्टम, गांधी जी वाज गिवन द टाइटल बापू एंड महात्मा बाय द पीपल। यहीं से लोगों ने गांधी जी को, कुछ लोगों ने बापू बोला, क्योंकि गांव के क्षेत्र में कई लोग बापू बोलते हैं, गुजरात क्षेत्र में कई लोग बापू बोलते हैं, और कई जगह महात्मा जी के नाम से इनको पुकारा गया, बोला गया। तो ये नाम किसने रखे? जनता ने रखे, बापू और महात्मा।
अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट ऑफ गांधी जी लाइफ। तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक क्या थी? तो हंगर स्ट्राइक फॉर द फर्स्ट टाइम, भूख हड़ताल चल रही थी। भूख हड़ताल डिस्प्यूट ओवर प्लेग बोनस, जो प्लेग के समय बहुत सारे लोग काम नहीं कर रहे थे, प्लेग उस समय बहुत खतरनाक बीमारी थी, इसकी वजह से प्लेग बोनस चाहिए थे। गांधी जी फर्स्ट अंटिल डेथ फाइनली 35% हाइक इन द वेजेस, इसकी वजह से बढ़े और यहीं से गांधी जी काफी फेमस हो गए, गांधी जी के आंदोलन बड़े फेमस हुए। अब यहीं पे हम लोग बात कर रहे थे खेड़ा आंदोलन। इसके बाद उसी वर्ष 1918 में गांधी जी खेड़ा गुजरात, ये इसी की बात कर रहे हैं हम लोग, हो रहे किसानों के साथ अत्याचार के विरुद्ध अंग्रेजों की, यहाँ पर किसानों की फसलें नष्ट हो जाने के बाद भी उनसे करों की वसूली की जा रही थी, ये पॉइंट थे। आगे देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हिंदी में ही है, आप समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। खेड़ा सत्याग्रह की बात कर ही रहे थे। क्रॉफेल द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, तो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, क्रॉफेल द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। देखिए खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है कहाँ? गुजरात, ध्यान रखिएगा। ड्यू टू ड्रॉट, फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मतलब यहाँ पे कोई कॉपरेशन नहीं था बट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, इसमें गांधी जी ने साथ दिया। एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ द फार्मर वेयर इंटाइटल्ड to remission if the produce was less Indian quarter of the normal output, but the government refused remission from paying land revenue, मतलब राजस्व लिया जा रहा था, टैक्स लिया जा रहा था, जिससे वो लोग परेशान थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंडर गांधी गार्डियंस लेड द फार्मर्स इन प्रोटेस्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी यहीं से शामिल हुए गांधी के अंडर में। फाइनली गवर्नमेंट प्रोवाइड रिमिशन, जिससे कहीं ना कहीं अंग्रेज सरकार ने उनको कुछ 35% का वेजेस देने को स्वीकार कर लिया। दौलत एक्ट 1990, जब 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया, अंग्रेजों ने सोचा चलो फिर से भारत पे कब्जा किया जाए ढंग से और लोगों पे अच्छे से शासन किया जाए। कहीं ना कहीं ये गांधी जी के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए विश्वासघात का समय हो गया था। 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया और इसके बाद ही 1919 में अंग्रेजों द्वारा रॉलेट एक्ट को भारत में लाया गया। रॉलेट एक्ट लाया गया और इसका रीजन रहा जलियांवाला बाग नरसंहार। पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। गिरफ्तारी के बाद जनता में कहीं ना कहीं भीषण आक्रोश हो गया और कई जगह हिंसाएं होना स्टार्ट हो गई, और इन हिंसाओं का ही नतीजा था कि अमृतसर में शहर में 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। शाम 5 बजे जलियांवाले बाग में एक विशाल सभा में रॉलेट एक्ट का विरोध किया जा रहा था, और यहीं पे कहीं ना कहीं जनरल डायर आता है और कई सारे लोगों को मार देता है, बिना कोई एक नियम कानून से नहीं, डायरेक्ट हमला किया, जिसमें कहीं ना कहीं उस समय के लोग बोलते हैं कि 1500 से ज्यादा लोग मारे गए थे, बट कहीं ना कहीं अंग्रेजी एक रजिस्टर में केवल 363 लोग ही अंकित थे, पर कहीं ना कहीं 1500 लोग मारे गए, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग कुएं में कूद गए, जिसका बाद में बदला लिया जनरल डायर से। किसने बदला लिया? आप नाम जानते होंगे, जिन पे 2 मूवी बनी है, एक राज बब्बर की मूवी बनी है और एक विकी कौशल, जिन्होंने कहीं ना कहीं इंग्लैंड में जाकर जनरल डायर को मारा। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। कौन था बच्चों? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। आगे बढ़ते हैं। उसी समय 1919 की बात कर रहे हैं, उसी समय तुर्की के खलीफा विश्व के मुस्लिम धार्मिक गुरु माने जाते थे, मतलब जितने भी मुस्लिम थे उनके धार्मिक गुरु जो तुर्की के खलीफा थे उनको ही माना जाता था। उनके ऊपर अंग्रेजों द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था, और अंग्रेजों को उनके साथ इस बुरे व्यवहार को लेकर भारत के मुस्लिमों ने अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन को शुरू कर दिया। खिलाफत आंदोलन मतलब अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन स्टार्ट किया, खिलाफत आंदोलन।
अब खिलाफत आंदोलन के साथ साथ क्या हुआ कि भाई असहयोग, हम अंग्रेजों के साथ कोई सपोर्ट ही नहीं करेंगे, अंग्रेज कुछ भी कहेंगे हम मानेंगे ही नहीं, अंग्रेज हमें कहेंगे सेना में भर्ती हो जाओ हम नहीं शामिल होंगे, वर्ल्ड वार में शामिल हो जाओ हम नहीं शामिल होंगे, उनके कपड़े नहीं पहनेंगे, बहुत तरह के असहयोग स्टार्ट कर दिए, जिससे कहीं ना कहीं लोगों में काफी गुस्सा हुआ, आक्रोश फैला। इन सभी घटनाओं को देखते हुए गांधी जरा अगस्त 1920 में असहयोग, कोई भी सपोर्ट नहीं करेंगे, आंदोलन की शुरुआत की गई और ये गांधी जी का भारत में प्रथम सबसे बड़ा आंदोलन था। बट कहीं ना कहीं कुछ लोग इतने ज्यादा क्रुद्ध हो गए जिन्होंने कहीं ना कहीं पुलिस वालों को जला दिया, जिसकी वजह से गांधी जी को यह आंदोलन रोकना पड़ा। और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे कि असहयोग आंदोलन में जिनको जिनको अंग्रेजों के द्वारा किसी तरह की भी पदवी दी गई, नाम दिया गया, जैसे गांधी जी को दिया गया था केसरे हिंद की उपाधि, वो भी उन्होंने त्याग दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपना नोबेल वापस कर दिया। बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी पदवी त्यागी, पुरस्कार त्यागे। चौरी चौरा कांड, मैंने अभी बोला चौरी चौरा कांड हो गया 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 इसमें क्या था, गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वालों द्वारा गोली चलाने पर, देखिए यहाँ पे कुछ गलत नहीं किया था, पुलिस वालों द्वारा गोली चलाने पर भीड़ ने थाने को जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। उस समय अंग्रेजों का शासन था, डायरेक्ट खत्म करो, ना कोई आंदोलन, ना लाठी चार्ज, ना पानी, ना अश्रु गैस, कुछ नहीं, डायरेक्ट खत्म करो। 1924 बेलगांव, महात्मा गांधी कांग्रेस का 40वां अधिवेशन और एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने। साइमन कमीशन 1928 में आया। साइमन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया। पुलिस के लाठीचार्ज के कारण ही कुछ दिनों के बाद लाला जी की यहीं पे मृत्यु हो गई। नारा था साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। अब यहाँ पे देखते हैं लाला लाजपत की राय लाठी चार्ज करने की वजह से हो गई, सर पे लाठी लगने से इनकी मृत्यु भी हो गई। 1929 लाहौर वह स्थान जहां पे जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग करी, पूर्ण स्वराज की मांग करी। वो समय था 26 जनवरी, इसीलिए वहां पे बाद में जवाहरलाल नेहरू ने गणतंत्र दिवस मनाने की बाद में घोषणा करी थी, क्योंकि देश तो आजाद हो गया था 15 अगस्त। दांडी मार्च 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930 दांडी मार्च किया गया। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल, फर्स्ट राउंड टेबल, यह सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक चला। यह सम्मेलन सेंट जेम्स पैलेस लंदन में आयोजित हुआ था। जो फर्स्ट राउंड टेबल था ये फर्स्ट 12 नवंबर 1930 को लंदन में हुआ, और लंदन में कहा, सेंट जेम्स पैलेस, जो आपको सामने यहाँ पर दिख रहा है। इस सम्मेलन में कुल 89 लोगों ने भाग लिया। ब्रिटिश राजनीतिक दलों के 16 प्रतिनिधि थे, देशी रियासतों के 16 प्रतिनिधि थे, और ब्रिटिश भारत के 57 राजनीतिक नेता भी थे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सेकंड में क्या था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को दोबारा हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया, पहले वाले में नहीं लिया था। 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ। यह सम्मेलन भी लंदन में ही था। कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन थे, महात्मा गांधी व कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। महिला प्रतिनिधि में सरोजिनी नायडू, बेगम जहां आरा, शहनवाज थी। राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि मदन मोहन मालवीय थे। दलित वर्ग के प्रतिनिधि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मुसलमानों में आगा खान, मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात कर रहे हैं। तृतीय वाला 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें तृतीय वाले बात करें, पूना पैक्ट की बात साथ में पढ़ लेते हैं। पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932, गांधी जी दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाए जाने से बहुत दुखी थे और 20 सितंबर 1932 से पूना की यशोदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। जेल में ही आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी, मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के प्रयासों से पूना में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर मध्य एक समझौता हो गया, जिसमें अंबेडकर जी को थोड़ा पीछे हटना पड़ा। समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। इस समझौते में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हस्ताक्षर हुआ। इसी को हम लोग बोलते हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट। आगे देखते हैं कुछ और चीजें।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कुछ प्रतिनिधियों ने भाग लिया, इसमें कांग्रेस ने भाग फिर नहीं लिया। इंग्लैंड की लेबर पार्टी ने भी भाग नहीं लिया। मोहम्मद अली जिन्ना को भी आमंत्रित नहीं किया गया। और उस समय ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम थे, वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन थे और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। बार बार अंग्रेजी नीतियां चेंज हो रही थी, इसीलिए बहुत लोग शामिल नहीं हो रहे थे। 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा 1935 में पारित किया गया और 1937 में लागू किया गया। यह लॉर्ड लिनलिथ के नेतृत्व वाली संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। इसमें भी बहुत सारे लोगों ने सहयोग करने के लिए कहा, पर आधे लोगों ने किया, आधे लोगों ने नहीं किया। क्रिप्स मिशन आया 1942 में, भारत आया। स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल की गठबंधन सरकार में श्रम मंत्री थे और क्रिप्स मिशन 22 मार्च से 11 अप्रैल 1942 तक भारत आया। इसका उद्देश्य सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करना था। बस भारतीय सहयोग प्राप्त करना होता था, बाकी ये लोग अंग्रेजों को, जो अंग्रेज भारतीय सैनिक थे, उनको भूसा भरने के लिए बस था और कुछ नहीं था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी संबोधित किया गया। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया। ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया, जिसके तहत गांधी जी आए। शिमला सम्मेलन 1945 में शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया। यह भारत शिमला में वायसराय लॉर्ड बेवल और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच एक बैठक थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और फाइनली हम लोग आजाद करेंगे। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन का मेन उद्देश्य क्या था? भारत के लिए एक संविधान के निर्माण, कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में भारतीय नेताओं के साथ समझौता पर पहुंचना, एक संविधान बनाने वाली संस्था का निर्माण करना, भारत संविधान सभा तैयार करना, भारत प्रमुख दलों के समर्थन से कार्यकारी परिषद की स्थापना करना। 1947 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत को 34वां व अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, जो आजादी के बाद भी फर्स्ट वायसराय बने, और लगभग 2 महीने की वार्ता के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन ने इस निष्कर्ष पहुंचा कि भारत का विभाजन अनिवार्य है और एक भारत के रूप में और पाकिस्तान के रूप में इसका विभाजन किया जाए। फाइनली भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और यहीं से देश आजाद हुआ। एक नया देश बन के उभरा, भारत, और एक नया पाकिस्तान। तो अगर क्लासेस अच्छी लग रही हो तो लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मन हो तो कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।